वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सुबह के साथ जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त खुश होंगे और आपके जो इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं वो भी आपकी प्रेजेंस की वजह से बहुत खुश होंगे। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो डेंगू वायरस, कोरोना वायरस समेत बीमारियां जिस कदर तेजी के साथ हमें अपनी लपेट में लेती ही जा रही हैं, हर किसी को सबसे ज्यादा अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ साथ अपनी उम्र की भी फिक्र जो है वो लाहक होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है वैसे वैसे उसकी जिंदगी को दरपेश चैलेंजेस, टेंशन्स और जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा ही होता जा रहा है। डिप्रेशन और एंजाइटी आम होती जा रही है, जिसको दूर करने का बहुत ही आसान और आजमूदा हल है वो भी मौजूद है, जो कि दुनिया में बहुत कदीम और बहुत से मज़ाहिब में उसको बहुत ही अहमियत हासिल है, जिसका नाम है योगा। ये एक ऐसी आसान और सुकून दे जिस्मानी वर्जिश है और दुनिया के कदीम मज़ाहिब में योगा को इबादत का दर्जा भी हासिल है। और हालिया साइंसी तहकीक से भी योगा के बेशुमार फ़वाइद और अफादियत के बारे में पता चला है। योगा कैसे करते हैं और इसकी अफादियत क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे योगा एक्सपर्ट जो मौलाना तारिक जमील, मलिक रियाज, चौधरी परवेज इलाही समेत कई नामवर शख्सियात को योगा करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं योगी नईम साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? थैंक यू बहन, अल्लाह का बड़ा करम। आप खैरियत से हैं? ठीक, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। योगी नईम, पहले तो आप हमें बताइए योगा के हवाले से, आप योगा एक्सपर्ट हैं, योगा कराते हैं, कि जिस पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ ये बढ़ता जा रहा है, क्या वजह लगती है आपको कि लोग दोबारा से योगा की तरफ क्यों आ रहे हैं? लोग जो हैं वो अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। अच्छा। ट्रीटमेंट के लिए अल्टरनेट की ज़रूरत है। जैसे जैसे इंसान जो है वो अपने आप को नेचर से काट रहा है, तब से बीमारियां बढ़ना शुरू हो गई। हमारी तरक्की बीमारियां तलाश करने में है, बीमारियां ख़त्म करने में नहीं है। इसलिए हमें नेचर के करीब आना पड़ेगा। उसकी बहुत बड़ी वजह, हम नेचर से दूर हैं। हमने अपने आप को पैक कर लिया है पिंजरों में, बंद कमरों में। आप ये समझती हैं कि जो जंगल में जानवर रहते हैं, जो परिंदे रहते हैं, उनको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर की ज़रूरत उनको है जिनको हम कैद कर लेते हैं, घरों में रख लेते हैं। तो अगर हम अपने आप को कैद से नहीं निकालेंगे, आज़ाद नहीं होंगे फिजिकली और मेंटली, हम बीमारियों का घर बने रहेंगे। हमारी प्रोग्रामिंग ख़राब हो चुकी है। सॉफ्टवेयर का इशू है, मैकेनिकल इशू नहीं है। मैकेनिकल इशू नहीं है, आपके ऑर्गन्स ठीक काम करना चाहते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब इस तरह हो गया कि हम पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं। ठीक है, हम प्रेजेंट नहीं रहते। फिजिकली जहाँ मौजूद होते हैं, मेंटली वहाँ मौजूद नहीं होते। सबसे बड़ी वजह ये है। तो सॉफ्टवेयर का इशू है, हमारी ब्रेन की अटेंशन नहीं है। और योग जो आपने बात की, योग का लफ्जी मतलब भी जोड़ना है। माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों को, इन तीनों को जोड़ना है। जोड़ना ये एक आम मतलब है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में लेके जाऊंगा। योग का अगर आप बहुत डिटेल में जाएं तो योग करता क्या है। आपके राइट ब्रेन ने आपकी लेफ्ट साइड कंट्रोल की हुई है, ठीक है। आपके लेफ्ट ब्रेन ने राइट कंट्रोल की हुई है। हर इंसान एक साइड से काम करते हैं, दूसरे से नहीं करते। इसका मतलब है कि एक ब्रेन का ज़्यादा अटैचमेंट है, दूसरे ब्रेन की अटैचमेंट कम है। तो योग कहता है आपका राइट लेफ्ट खत्म हो जाए, इसको कहता है जोड़ना। माइंड, बॉडी, सोल तो एक डिफरेंट है, लेकिन फिजिकली पोजीशन में आप जुड़ जाएं। आप जो राइट से कर सकते हैं वो लेफ्ट से भी कर लें, जो लेफ्ट से कर सकते हैं वो राइट से भी कर लें। तो ये है योग। तो जब आपकी ब्रेन की पूरी अटेंशन होगी बॉडी के साथ, तो आपके ऑर्गन सही तरह काम करेंगे। आपके ऑर्गन्स कभी भी खुद से काम नहीं करते, ब्रेन की अटेंशन से होता है इनका। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, उतना ही आप बेहतर जिंदगी फिटनेस वाली गुजार सकेंगे। जितने मज़ाहिब हैं दुनिया में, जितने मज़ाहिब हैं, सबका मकसद इंसान को हालते हाजरा में लाना है, मौजूदा हाल में लेके आना वापस। ये हर मज़हब का कनेक्शन इसी के साथ जुड़ा हुआ है। किसी भी मज़हब की इबादत को देख लें तो वो कॉन्सेंट्रेशन पे बात करते हैं, यकसुई पे बात करते हैं, हालते हाजरा में, मौजूदा हालात में अपने आ जाना। अब होता क्या है कि हम अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, जहाँ बैठे होते हैं वहाँ चीज़ों को देखते नहीं हैं, जिनके साथ बैठे होते हैं उनको देखते नहीं हैं। हम आंखें तो खुली रखते हैं, लेकिन हम सोचों में खो गए होते हैं। हमारे दिमाग का ताल्लुक डायरेक्ट आंखों के साथ है। अगर आपकी आंखें इस्तेमाल नहीं होंगी तो आपका ब्रेन रुक नहीं सकता। आपने थॉटलेस अगर होना है तो आंखों को खोलिए और इसको इस्तेमाल कीजिए, इनको देखना शुरू कीजिए, लोगों को देखें, अपने करीब चीज़ों को देखें, कलर्स को देखें, आप लम्हा मौजूद में आ जाएंगे। तो ये इंसान की सेहत का राज है, लम्हा मौजूद। अगर लम्हा मौजूद में नहीं होगा तो पास्ट आपका डिप्रेशन है, फ्यूचर एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी के लोग जो हैं वो अपने मोटर नर्व्स को तेज़ कर बैठते हैं। डिप्रेशन के लोग जो हैं वो अपने सेंसरी नर्व्स को तेज़ कर बैठते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ को फील करते हैं। और जो एंग्जाइटी के लोग होते हैं वो मोटर नर्व्स तेज़ चलना शुरू होती है, दिमाग ऑर्डर करता रहता है बॉडी को, इसलिए उनके जिस्म में हलचल रहती है, वो अपनी बॉडी को रोक नहीं सकते।
तो ये बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे हम योगा से बहुत सी बीमारियों से जान छुड़वा सकते हैं, ऐसा है? मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। अगर आप योग एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो आपको ज़रूर इसके बारे में बताएगा कि आपको इस बीमारी के लिए कौन से पोजेस करने हैं, कौन सी ब्रीदिंग्स करनी है, कौन से मुद्राज करने हैं, कौन से क्रियाज करने हैं। आप एक्सपर्ट के पास जाएं। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में योग प्रमोट तो हो रहा है, लेकिन योगी हजरात जो है वो इंटरनेशनली इसको सीख नहीं पा रहे। यूट्यूब और गूगल से जो है सहारा लेते हैं। वो मालूमात है, मालूमात और नॉलेज में बड़ा फ़र्क होता है। मालूमात गलत भी हो सकती हैं। नॉलेज बगैर टीचर के नहीं आता। अगर बगैर टीचर के नॉलेज का ताल्लुक होता तो किताबें बहुत थी, आप किताबें लेके घर में पढ़ लेते, आपको यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज जाना ना पड़ता। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि अगर ये प्रमोट हो रहा है तो इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम जो लोग हमारे योगी हजरात हैं वो इसको किसी माहिर के पास जाके ज़रूर सीखें, ताकि जो है वो इसको ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। इस चीज़ से बीमारियों का इलाज हो सकता है, योग से बहुत आसानी से हो सकता है, सदियों से करता आ रहा है। जैसे आपने अभी डेंगू वायरस का जिक्र किया, योग इस पर बड़ी डिटेल से बात करता है और इसका नाम है बाकायदा योग में डंडक जाड़ा। इस बीमारी का नाम है डंडक जाड़ा संस्कृत में। डंडक जाड़ा क्या है कि ये जब बुखार होता है तो आपको ऐसे लगता है जैसे कमर में किसी ने डंडे मारे होते हैं, आपकी कमर में डंडे मारे होते हैं, इतनी पेन आपकी कमर में आती है और बुखार होता है। ये इसके लिए हम जो है वो सदियों से योग एक चीज आपको बताता है कि अगर आपने मच्छर से बचना है, डेंगू मच्छर से बचना है, तो ब्लैक तुलसी के पौधे अपने घर में रख लें। ब्लैक तुलसी के करीब मच्छर नहीं आता। जहां ब्लैक तुलसी का पौधा होगा वहां मच्छर नहीं होता। मतलब ऑलरेडी सॉल्यूशन है उसके अंदर, लेकिन हम उससे दूर है। जी जी, आपको चाहिए कि अपने घर के एंट्रेंस पे ब्लैक तुलसी के पौधे रखें। आप मच्छर से बच जाएंगे, दूसरे मच्छर भी आपके घर दाखिल नहीं होंगे। ठीक है। तो ब्लैक तुलसी के पौधे ओपन एयर में रखें, जहां से आपकी एंट्रेंस है घर की, वहां पे जरूर रखें। तो ब्लैक तुलसी के पौधे की वजह से मच्छर आपके करीब नहीं आएगा। ये तो आपकी सेफ्टी हो गई। अब आपने बाहर भी निकलना है, उसके लिए क्या करें? ठीक है, उसमें फिर आपको बुखार अगर हो जाता है तो एक ब्रीदिंग उसकी है, और दूसरी ब्रीदिंग मैं बताऊंगा जो आपको वायरस जो होता है उसको खत्म करने की, वायरस किल करने की ब्रीदिंग है। आपके अंदर जहर अगर बनता है तो उसको खारिज कैसे किया जाए। ठीक है। यहाँ तक उस ब्रीदिंग का फायदा कि अगर आपको किसी जगह पे सांप डस ले तो आप उस ब्रीदिंग को करना शुरू कर दें, सांप का जहर असर नहीं करेगा। मच्छर तो बहुत छोटी चीज है। बिल्कुल एग्जैक्टली। इसका नाम है शैताली प्राण। ठीक। ये संस्कृत का लफ्ज है। शैताली का लफ्जी मतलब है ठंडक। ठीक है। फ्रीज कर देना। तो किसी भी जहर को मारने के लिए ठंडक की जरूरत होती है। अब इसमें मुश्किल नहीं है, सिर्फ जुबान को बाहर निकालना है और जुबान को पाइप की शक्ल दे देनी है, गोल कर लेना है। जुबान के जरिए से सांस लेंगे और नाक से निकाल देंगे। ठीक है। सांस को हमेशा नाक से निकालने की कोशिश करें। इसकी भी थोड़ी सी मैं डिटेल में जाना चाहता हूँ। बताएं कि इसका क्या फायदा है। अगर आप मुंह से सांस निकालते हैं, आपके जो है वो दांत जल्दी गिर जाएंगे। उसकी एक वजह है, आपके अंदर से गंदगी निकलती है। जब मुंह से खारिज करेंगे तो दांतों के अंदर गंदगी रह जाएगी। आपके कीड़े पड़ जाएंगे, मसूड़े फूल जाएंगे, आपके दांतों के मसाइल बन जाएंगे। तो हमेशा कोशिश करें कि सांस को जब भी खारिज करें नाक से। ठीक है जी। ये शैताली फिर मैं एक बार करूंगा, अक्सर लोगों की जुबान गोल नहीं हो पाएगी। ये बातूनी लोग जो होते हैं उनकी जुबान गोल होती है। अच्छा। जो बातें नहीं कर सकते ज्यादा, उनकी जुबान हो सकती, तो फिर उनके पास क्या हाल है, वो क्या करें फिर? वो सिर्फ जुबान को थोड़ा सा बाहर निकाल लें और ऊपर वाले होंठ को जुबान के ऊपर ले आएं और जुबान के ऊपर सांस टच होता हुआ अंदर जाए। ठीक। और ये चीज़, ये जो प्रैक्टिस आप बता रहे हैं, ये वही लोग कर सकते हैं, मतलब जो मरीज हैं, या कोई भी कर सकता है? सब कर सकते हैं। इससे आपके टॉक्सिन्स खारिज होते हैं। अगर आपके जहर नहीं है तो टॉक्सिन्स भी तो जहर है ना बॉडी के अंदर, फासिद मादे। ये शैताली का काम ये है कि अंदर से गंदगी की सफाई करती है। ये आपका जो है वो क्लीनर है, इंटरनल क्लीनर। आपके अंदर जितने फासिद मादे वो निकल जाएंगे। ये शैताली प्राण करें आप बचने के लिए। बाहर आप फिरते हैं तो आप बचें, आप वायरस से बचें। लेकिन अगर आपको फीवर हो चुका है तो फीवर में फौरन आप क्या सोल्यूशन ले सकते हैं योग से? फीवर कम करने की एक ब्रीदिंग है जिसका नाम है सिद्धकारी। ठीक है। सिद्धकारी। सिद्धकारी, ये संस्कृत के वर्ड में बोल रहा हूँ। सिद्धकारी इसलिए लफ्ज ये बोल रहा हूँ ताकि लोग सर्च कर सकें, लोग इसको पढ़ लें। सिद्धकारी का लफ्जी मतलब है चूसना या चूमना। ठीक है। ये दोनों मतलब इसके निकलते हैं। सिद्धकारी प्राण को करना ये होता है कि जुबान का नीचे वाला हिस्सा ऊपर टच करना है, मुंह के अंदर फोल्ड करना है पीछे की तरफ जुबान को, और ऊपर टच करना है नीचे वाला हिस्सा, और दांत जोड़ के थोड़े से होंठ खोल लेंगे और मुंह के जरिए सांस खींचेंगे। ठीक है। नाक से खारिज। ये आपकी ठंडक वाली ब्रीदिंग है जो आपको
अंदर से टेम्परेचर नीचे लेके आती है। टेम्परेचर के अलावा भी आपको कभी गर्मी दाने हों और आप इससे तंग हो, मैदे में गर्मी हो और आपको तलखी फील होती हो या आपको पानी की कमी फील होती हो, आपके होंठ खुश्क हो जाते हो जल्दी, वक्त से पहले गला खुश्क होता हो, आपका प्यास लगती हो बार बार, आप ये सिद्धकारी 15 मिनट के लिए रोज़ करना शुरू कर दें, आप बिल्कुल इस मसले से निकल जाएंगे। बहुत आसान सोल्यूशन है। सिर्फ जुबान को फोल्ड करना है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर टच कर लेना, दांत मिला के मुंह के जरिए से सांस लेके नाक से निकाल देना। सांस को हमेशा नाक से निकालिए। ठीक है। और जैसे योगी नईम, आप मौलाना तारिक जमील साहब के साथ भी उन्हें भी योगा करवाते रहे, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या टेक्निक्स उनके साथ आप करते थे? वो तो हमें फिटनेस के बहुत ज़्यादा शौकीन लगते भी हैं। जी माशाल्लाह, वो 2004 से मेरे साथ योगा कर रहे हैं। अच्छा। 2004 से, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे साथ कर रहे हैं योगा। और योग में उनका शौक बहुत है योग करने का। उसकी वजह यह कि वो फिटनेस को प्रेफरेंस देते हैं और आपने अक्सर उनको देखा होगा कि वो पाँव उठा के अपने माथे पे टच कर लेते हैं। ये वीडियोस उनकी अक्सर आपने वायरल होती देखी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो असल में योग ये कहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी आपकी जवानी है, स्टिफनेस बुढ़ापा है। ओके। अगर आप स्टिफ हो गए हैं तो आप वक्त से पहले बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है। और अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप बिल्कुल उस बच्चे की मानते हैं जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं होती। बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, उसका पाँव माथे पे टच कर लें, जहाँ मर्जी कर लें, उसको फील भी नहीं आता। तो फ्लेक्सिबिलिटी का ताल्लुक असल में ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ है। मुख्तलिफ वर्जिश करने से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती। ठीक है। वो आर्जी तौर पर आती है। अगर आप मशक्क़त की एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए, वो आर्जी फ्लेक्सिबिलिटी है। आपने जिस्म का वार्म अप किया, मसल्स को आपने खींचा, वो फ्लेक्सिबल हो गए। जैसे ही जिस्म ठंडा हुआ फिर आप सुकड़ गए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नुकसानदेह है, इससे आपकी मसल इंजरी होती है इंटरनल। अगर आप 24 घंटे फ्लेक्सिबल रहना चाहते हैं, अपने मसल्स को सॉफ्ट रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने जहन को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, जहन को तैयार करना पड़ेगा। इस हवाले से मौलाना तारिक जमील के अलावा और किन किन शख्सियात के साथ आप काम कर चुके हैं? मैं मलक रियाज साहब को योगा करा चुका हूँ। उनकी बैक पेन थी तो मुझे चौधरी शुजात साहब ने भेजा था। चौधरी शुजात साहब मेरे पास योगा करते रहे 6-7 महीने लगातार। अच्छा। रहमान मलक साहब की गर्दन पे कॉलर लगा हुआ था, कॉलर उतरवा चुका हूँ। ठीक है। और तस्नीम कुरैशी साहब जो हैं वो सरगोदा के पीपल्स पार्टी के वज़ीर मिनिस्टर थे वो उस टाइम, जो इंटीरियर के स्टेट मिनिस्टर, उनके भाई को जो करवा चुका हूँ, उनको फालज था। इस तरह मुख्तलिफ शख्सियात हैं जो मेरे पास योग करती हैं अभी भी और करते हैं। जो मुख्तलिफ मिल ऑनर्स हैं उनको योगा करवाता हूँ, पॉलिटिशियंस को कराता हूँ। मेरे पास डिटेल्स में बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको बाकायदा ट्रीटमेंट के तौर पर लेते हैं योग को, क्योंकि मैं लोगों की ट्रीटमेंट करता हूँ। ठीक है। योगा के थ्रू भी ट्रीटमेंट होता है, वो कोई भी बीमारी हो जाए या कोई भी दर्द हो जाए हमें, जी जी, उसके हवाले से। और एक दिन मैं मौलाना फजल रहमान साहब को भी योगा करा चुका हूँ। अच्छा, उनके साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छे इंसान है, नफीस इंसान है और गुफ्तगू बड़ी प्यारी करते हैं। अच्छा, तो अगर शुरू करना हो योगा तो बेहतरीन उम्र क्या है? मतलब किसी भी उम्र के हिस्से में योगा हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? योग जब बच्चा बात समझना शुरू कर दे तब से शुरू होके आप मौत तक इसको योग को अपना सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। योग क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम से बोझ को उतारता है। अगर आपका नर्वस सिस्टम प्योर हो जाए तो आप बेहतरीन जिस्म के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन की जो है वो हुकूमत आ जाती है जिस्म के ऊपर। जिस इंसान के ब्रेन की जिस्म के ऊपर हुकूमत है वो कभी बीमार नहीं हो सकता। आपके नर्वस सिस्टम पे जो प्रेशर आता है, जो तनाव आता है, उसकी वजह सबसे बड़ी ये होती है कि हम बातों को छोड़ते नहीं हैं। एक लम्हे के गम को पूरी ज़िंदगी में डाल लेते हैं। एक लम्हा गमगीन था, पूरी ज़िंदगी गमगीन नहीं थी। बिल्कुल। पूरी ज़िंदगी को गमगीन हम खुद बनाते हैं। ज़िंदगी एक पानी की मानद है, जैसे कि जिसम 80% पानी है कम अज़ कम। ज़िंदगी एक पानी की मानद है और इसको अगर रोक लिया जाए तो ये झील की तरह स्मेल आना शुरू हो जाती है। रुके हुए पानी में स्मेल आती है। और अगर आप वक्त के साथ चलते रहें तो आप दरिया की मानद बन जाते हैं और खूबसूरत मीठा पानी बन जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खूबसूरत मीठा पानी रखें तो आप अपनी ज़िंदगी को चलाएं, आगे बढ़ें। वक्त जो गुजर गया, पीछे गलत हो गया, उसको छोड़ दें। उसको छोड़ दें, एग्जैक्टली। आगे बढ़ने की कोशिश करें अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर। दूसरा, योगी नईम साहब मुझे बताइएगा टाइमिंग क्या होनी चाहिए इसकी योगा के हवाले से? ये भी इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है? योग की टाइमिंग आप जब भी करें कम से कम आपका 3 घंटे का वक्फा हो खाने का। खाली पेट करें तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि हम खाना इतना खाते हैं कि सांस लेने की जगह नहीं छोड़ते। आपके ब्रेन को 80% ऑक्सीजन चाहिए, जो कि हम ना होने के बराबर लेते हैं, सांस ले ही नहीं पाते। आम रूटीन में कितने लोग हैं जो सांस डीप ब्रीदिंग करते हैं? कोई भी नहीं करते। अगर किसी को कहा जाए डीप ब्रीदिंग करें तो सबसे पहले वो गलती क्या करता है, वो सीने को उठाता है ऊपर। इससे क्या होता है कि आपके नीचे वाली लंग्स की तह दब जाती है। तो ये डीप ब्रीदिंग नहीं है, ये बल्कि आपने हाफ ब्रीदिंग की है। ठीक है। आपने लंग्स को खुद दबा दिया। जैसे ही आपने सीना उठाया, रिब्स ने आपके लंग्स को दबा दिया। ठीक है। तो डीप ब्रीदिंग को सीखें। डीप ब्रीदिंग करने का तरीका यह कि पेट को फुलाएं, आपके सीने पे हरकत नहीं आनी चाहिए। अगर आप छोटे बच्चे को देखें तो वो सांस पेट से लेता है।
ओरिजिनल मशीन जो दुनिया में आती है उसको गौर फिक्र करना पड़ेगा। डीप ब्रीदिंग आपकी जो है वो नाभि प्राण से होती है, नाभ से। अगर आप पेट को फुलाएंगे तो आपके लंग्स की नीचे वाली तह जो है वो खुल जाएगी और ऑक्सीजन आपके लंग्स की तह तक पहुंचेगी। इससे आपको पूरे लंग्स में फायदा होगा, पूरी बॉडी में आपके ऑक्सीजन लेवल फैल जाएगा। अभी मैं आपके सामने करूंगा, पेट को फुलाना है। ठीक है। देखिए मेरे सीने पे हरकत नहीं आ रही। अगर आपने सीने को रोक लिया डीप ब्रीदिंग करते हुए तो इससे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी जो कोरोना का अटैक है इसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। मतलब हम डीप ब्रीदिंग में भी गलत टेक्निक से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी जी। अब आप ये चाहते हैं कि आप कोरोना से बच जाएं, तो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ कि आपकी जिससे सांस की नालियाँ खुल जाएंगी और आपकी सांस में दिक्कत खत्म हो जाएगी। कोरोना के पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एक मुद्रा है योग में जिसको आदि मुद्रा कहते हैं। ठीक है। ये संस्कृत का लफ्ज है आदि मुद्रा। आप अंगूठे को सिर्फ यूं पकड़ लें और पकड़े रखें कम से कम 10 मिनट्स और मैक्सिमम आप 1 आवर भी कर सकते हैं। या बनाए रखें, इससे आपकी सांस की नालियां खुल जाएंगी, सांस लेने में आसानी होगी आपको। ओके। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है जी। योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद है, योगा एक्सपर्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और इतनी अच्छी टिप्स हमें देके जा रहे हैं योगा के हवाले से। जनाब उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा। यहाँ मुझे लेने एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जागो लाहौर। जनाब प्रोग्राम के आगाज में जैसे हम बात कर रहे थे मौसम के हवाले से, तो मौसम ने अभी अंगड़ाई लेना शुरू ही किया है कि स्मॉग ने डेरे डाल दिए हैं और मौसम में सरमा की आमद अभी हुई नहीं कि स्मॉग का जो राज है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हर नए आने वाले दिन के साथ हम देखते हैं कि शहर लाहौर में स्मॉग के बादल गहरे होते जा रहे हैं। फजाई आलूदगी ने सांस लेना भी मुहाल कर रखा है। लाहौर का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाए तो वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है और आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो इंसानी सेहत और ख़ास तौर पर हमारी स्किन के लिए इंतहाई मुज़र समझा जाता है। स्मॉग और इसमें मौजूद जो जहरीले मवाद हैं वो हमारी स्किन के कैंसर समेत कई ख़तरनाक बीमारियों की वजह भी बन सकते हैं। और बढ़ती हुई पॉल्यूशन और स्मॉग के मुहलिक असरात से स्किन को हम कैसे बचा सकते हैं, इस हवाले से आज के शो में हम लोगों ने बात करनी है। और इसके साथ साथ जब मौसम चेंज होता है तो बहुत सारे लोगों को ड्राई स्किन, पैच स्किन और जल्द फटने समेत कई स्किन के मसाइल का जो सामना रहता है। तो तब्दील होते हुए मौसम में हम स्किन की जो है उसको किस तरह बरकरार रख सकते हैं, उसका निखार, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर शाइका अली हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शाइका, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज आपने हाईलाइट किया है। एग्जैक्टली। हाँ, जिस तरह मैं बात भी करी थी कि आजकल स्मॉग का इशू जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो स्किन के मसाइल हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं और जो पेशेंट्स हैं वो भी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। तो हमें बताइएगा ये जो स्मॉग या पोल्यूशन की वजह से स्किन के किस तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं? थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो ये कि अगर हम देखें तो स्किन हमारी बॉडी का इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन और किसी किस्म की भी पोल्यूशन हो तो स्किन हमारा पहला बैरियर होती है। बिल्कुल। तो इट इज़ द कवर जो हमें ऑल ओवर कवर करी है एंड इट इज़ प्रोटेक्टिंग अस। जो भी एनवायरमेंटल पोल्यूशंस एयर में मौजूद हैं उससे हम फेस जो इंटरफेस है दैट इज़ द स्किन। बिल्कुल। तो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी स्किन को जो है ना वो प्रोटेक्ट करें। ठीक है। वेरियस केसेस आप आजकल हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं और उसमें जो रीजंस बिहाइंड अगर आप थोड़ा सा देखें तो जो अभी आपने कहा कि स्मॉग के डेरे हैं और एयर पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, वेरी राइटली सेड, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बुरा है। exactly, और इट्स नॉट कंपैटिबल विद लाइफ अकॉर्डिंग टू द WHO स्टैंडर्ड्स। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मैं एडिशन करूं तो 11.6% ऑफ द होल वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इस वक्त ऐसे इलाकों में रिहाइश पजीर है जिन्हें हम अर्बन ड्वेलर्स या शहर के मकीन कहते हैं। और शहरों में रहने वाले ये लोग
इस ज़बरदस्त ख़तरे से दो चार हैं कि हम ना तो सांस लेने के लिए और ना ही स्किन पे जो हमें एयर टच करती है। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी कि सिर्फ आउटडोर एयर इज़ नॉट पोल्यूटेड, इंडोर भी एग्जैक्टली इंडोर एयर पोल्यूशन जो है इट कैन बी एज डैमेजिंग, उतनी ही ख़तरनाक, उतनी ही टॉक्सिक है। और जहाँ तक मरीज़ों का सवाल है तो जो मरीज़ हमें आजकल आउटडोर में मिल रहे हैं उनमें जहाँ सांस की बीमारियाँ, खांसी, दमा ख़राब हो रहा है, वैसे वैसे स्किन के केसेस भी आ रहे हैं जिनमें हमें पिगमेंटेशन है, प्रीमेच्योर एजिंग है, लाइंस जो हैं फेस पे जो फाइन लाइंस होती हैं, झुर्रियाँ होती हैं, वो जल्दी नमूदार हो रही हैं। उसके अलावा जो है वो पिगमेंटेशन इज़ वेरी वेरी कॉमन। ठीक है। और पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी एक्जिमा रहता है, जैसे एटोपिक एक्जिमा जिसे हम मोरूसी चंबल उर्दू ज़बान में कहते हैं, एक्जिमा के मरीज़ों के लिए ये मौसम बहुत ही ख़तरनाक साबित होता है कि उनकी जो ऑलरेडी कोल्ड केसेस हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और डिजीज़ जो है वो वर्सनिंग की तरफ जाने लगती है। तो ये तो सारी कंडीशंस, हमारी बाल जो हैं वो एक्सपोज्ड हैं और बालों को ना सिर्फ एयर पोल्यूशन बल्कि ख़वातीन में, बल्कि अब तो मर्दों में भी बहुत सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स और जो ये हम ट्रीटमेंट्स कराते हैं टू जस्ट ब्यूटिफाई देम, वो तो डैमेज कर ही रहा है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट इज द एयर पोल्यूशन, हमारी एयर पोल्यूशन भी जो है वो डैमेज कर रही है। दूसरा, मुझे डॉक्टर शाइका बताइएगा, ये जो सारे मसाइल हैं ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ है जिनकी स्किन सेंसिटिव है, या हर टाइप के स्किन के लोगों के साथ ये मसले हो रहे हैं जब ये स्मॉग शुरू हो जाती है, ये पोल्यूशन के मसले के हवाले से? जी थैंक यू। बात यह है कि जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग हैं वो तो दे आर एट हाई रिस्क। बिल्कुल, आई वुड से कि उनको तो जैसे ही ये मौसम आता है उससे पहले ही कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको शुरू कर देनी चाहिए ताकि वो अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स को मिनिमाइज करके बचाए, प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल स्किन रखने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये चीज़ें और जो स्किन केयर रूटीन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि उनकी स्किन अगर नॉर्मल चल रही है और अच्छी लग रही है तो इट शुड स्टे लाइक दैट। तो वरना फिर विद ईयर्स ऑफ एक्सपोजर, जैसे जैसे साल गुजरते चले जाते हैं और जैसे जैसे हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जाएगा, ये क्वालिटी इसकी खराब होती चली जाएगी। तो मोर एंड मोर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आप अपनी स्किन को कैसे हाइड्रेटेड रखें। ठीक है। हाइड्रेशन इज की, आई वुड से कि जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे आपकी बॉडी, पानी साफ होना चाहिए तो हम वाटर पोल्यूशन की तरफ हम ना चले जाएं। तो पानी जितना ज़्यादा हम पिएंगे उतना ज़्यादा हम टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करें अपनी बॉडी से, तो दैट इज़ द की, और विच इज़ अ वेरी 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 ईजी थिंग जो हम कर सकते हैं। वो एक प्रोवर्ब है कि हाइड्रेशन इज़ द लीस्ट कर्टसी यू कैन डू टू योर बॉडी, कि जी आप कीप अ वाटर बॉटल ऑल टाइम हैंडी। बच्चे, टीनेजर्स पानी नहीं पीते, हमने देखा है, और जो हमारे मिडिल एज लोग हैं उनका ज़्यादातर चाय पे फोकस होता है। चाय इज क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी मानना है ना कि अगर हम बाकी लिक्विड्स पी रहे हैं तो हमारा जो पानी का एक लेवल है वो भी एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा, बिकॉज चाय जो है या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स फॉर दैट मैटर, ये तो रिवर्स कर रही हैं, दे आर एक्चुअली कॉजिंग डिहाइड्रेशन। बिकॉज चाय जो है इट इज अ डायूरेटिक, यानी ये पेशाब आवर है, तो जितना आप यूरिनेट करते हैं आप पानी लूज कर रहे हैं। तो सो चाय इज एक्चुअली डिहाइड्रेटिंग योर स्किन। ठीक है। कैफीन, टू मच कैफीन और चाय एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, दे आर डिहाइड्रेटिंग। सो वाटर इज वाटर, पानी की अफादियत से कोई इनकार नहीं है, वो आपने पीना है 8 से 15 ग्लास, डिपेंडिंग अपॉन एक दिन में पीना है आपने, डिपेंडिंग अपॉन योर मेडिकल कंडीशन। डेफिनेटली कुछ लोगों को पानी का ज्यादा इस्तेमाल मना होता है, गुर्दे के अमराज या जिगर के अमराज, तो वो अपने डॉक्टर की तजवीज़ पे अमल करें, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए ठीक है। तो इसके अलावा क्या एहतियाती तदबीर अपना लेनी चाहिए? इसके अलावा देखिए, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पानी के अलावा जब एयर पोल्यूशन कंबाइन करती है विद यूवी रेज, जो आपकी शुआएं सूरज की आ रही हैं, उसके अंदर कुछ तो मस्बत शुआएं और कुछ ऐसी शुआएं जो हमारे स्किन के लिए ख़तरनाक है, जिनको हम अल्ट्रा वायलेट लाइट कहते हैं, और उसमें 2 किस्म की हैं, अल्ट्रा वायलेट ए एंड बी। ठीक। और इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है जब एयर पोल्यूशन इंक्रीज करती है, क्योंकि आपकी जो ओजोन लेयर है वो एयर पोल्यूशन से डैमेज हो रही है, और जो डैमेजिंग सनलाइट है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है। तो ये जब दोनों चीजें कंबाइन करती हैं तो समझें कि 2 अच्छा हो जाती है चीज। तो हमें फिर सनस्क्रीन का इस्तेमाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। सनस्क्रीन अगर आप अप्लाई करें और फिजिकली भी आप सन से प्रोटेक्ट करें, कपड़े से करें, छत
छतरी से करें। एंड एक चीज़ और, व्हेन इट इज़ नॉट वेरी सनी आउटसाइड, यानी आप कहें जी धूप तो निकली नहीं, मेरे अक्सर मरीज पूछते हैं जी डॉक्टर साहबा घर में भी हमने सनस्क्रीन लगानी है, तो मेरा जवाब ये होता है कि कमरे में जो रोशनी दिन के वक्त आती है उसके अंदर भी सनरेज हैं, सनरेज है, और आपको सनब्लॉक का इस्तेमाल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ज़्यादा अरसे तक जवान रहे, उसके ऊपर जो फाइन लाइंस हैं, जो रिंकल्स हैं, वो ना आए, तो सनब्लॉक का इस्तेमाल करें, पिगमेंट स्पॉट्स ना आए, तो सनब्लॉक का इस्तेमाल इज द मेन की। और लेकिन डॉक्टर शाइका, बहुत से लोग कहते हैं कि चले गर्मियों में बहुत ज्यादा धूप होती है, तेज होती है, इसलिए हम लोग सनब्लॉक का इस्तेमाल कर लेते हैं, सर्दियों में इतनी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ तो जब हम लाहौर, प्रोग्राम का नाम जागो लाहौर है और हम लाहौरी हैं सारे, और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ सर्दियों में भी धूप तापने का एक रिवाज है, ठीक है जी। हम वो चारपाइयाँ कुर्सियाँ धूप में रख के किन्नू खाने के बड़े शौकीन हैं, और तब हमने सनब्लॉक नहीं लगाना। वो जो सारे साल की एहतियात है वो हमने वो सर्दियों के 2-3 महीने के अंदर जो है वो बराबर कर देनी है। ठीक है। तो सन ब्लॉक इज एन एसेंशियल, वेदर आपका मौसम गर्म है या ठंडा है। अगर ऐसा होता तो फिर ठंडे, ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक में ये रिसर्च होती है, और आपको पता है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो या इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, दे आर कोल्डर एरियाज, और वहाँ पे स्किन कैंसर की शरह हमारे से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहिबा कहते हैं कि सर्दियों में इसलिए ज़्यादा धूप लेते हैं कि विटामिन डी चाहिए होता है, और किसी से हमें चीज़ मिल, तो हम एक नेचुरल जरिया ढूंढते हैं कि चले धूप के नीचे बैठ जाएं 1 घंटा 2 घंटा। बिल्कुल, तो वो धूप के बिल्कुल आप बैठे, लेकिन मेरा ख्याल है कमर करके बैठ जाएं। अगर चेहरा, अगर आप सारी विटामिन डी चेहरे से तो नहीं आपने लेनी, और अब तो ओरल विटामिन डी भी अवेलेबल है, आप जानती ही होंगी। और बहुत सारी हमारा फूड ऐसा है। ये तीसरी चीज़ जो इसमें आती है ना, हाइड्रेशन, सन ब्लॉक, और जो थर्ड है दैट इज अ बैलेंस डाइट। ठीक है। तो आप समझें कि जो जितने भी पोल्यूटेंट्स आपकी स्किन पे असर अंदाज हो रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, यानी हमारी स्किन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में डाल रहे हैं। इनको कॉम्बैट करने के लिए हमें चाहिए बैलेंस डाइट, जिसके अंदर विटामिन्स हो, मिनरल्स हो। विटामिन्स कौन से? जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, B3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी। ठीक है। फिर अदर एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स आ गए हैं डाइट में, तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, आप बेरीज का इस्तेमाल करें, हर तरह की बेरीज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं और चीप भी होती हैं, आप आसानी से ले सकते हैं। फिर आप ये सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करें, विटामिन सी इज अ जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट, अमरूद के अंदर मौजूद है। रेड फ्रूट्स जितने नेचुरल जिन चीजों से हमें मिल सकते हैं ये सारे जितनी भी चीजें, ये कि आपने जंक फूड की तरफ नहीं जाना, ठीक है। प्लीज। लेकिन अब तो हम जा ही उसकी तरफ रहे हैं, जंक हाँ फूड ही खा रहे हैं, बच्चे हो बूढ़े हो जो भी हो। लेकिन अगर देखा जाए तो आजकल हम मार्केट में बहुत सारे फेशियल्स भी देख रहे हैं कि आ चुके हैं, और बहुत लोग उनके पीछे भाग भी रहे हैं, तो वो उनके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं? देखिए जी, क्लेंजिंग फेशियल बेसिकली क्या करता है, इट्स क्लेंजिंग। इफ इट इज जस्ट अ डीप क्लेंजिंग देन आई वुड से कि ये बिल्कुल बिल्कुल रिकमेंडेड है। ठीक है। क्योंकि आपकी जो डेली, अभी हम बात ही कर ही रहे थे कि हाउ टू प्रोटेक्ट, हमने बचना कैसे है इस एयर पोल्यूशन से, तो उसमें जहाँ हाइड्रेशन है, जहाँ सनस्क्रीन एप्लीकेशन है, वहाँ जो तीसरा पिलर है दैट इज अ डेली क्लेंजिंग रूटीन। अगर देखें ना, आप एक कपड़ा है, एक वाइट शर्ट आप रोजाना ऑफिस पहन के जाएं और वापस आएं, तो कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि ये पीली होने लग गई है। तो सेम गोज फॉर आवर स्किन। तो अगर आप अपना चेहरा जो है रोज एक्सपोज कर रहे हैं टू द पोल्यूशन एंड यू आर नॉट क्लेंजिंग इट, और आप ऊपर से मेकअप अप्लाई करते चले जा रहे हैं, तो दैट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो डेली क्लेंजिंग इंपॉर्टेंट है, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है। फेशियल्स, जिनमें फेशियल्स में कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पे ऐसा हो रहा है कि वो कुछ क्रीम्स ऐसी अप्लाई करते हैं जो स्टीरॉयड क्रीम्स होती हैं, एंड दैट आर नॉट रिकमेंडेड। लेकिन आजकल तो जैसे हाइड्रा फेशियल्स और बहुत सारे इस तरह के फेशियल्स, वेरी गुड टेक्निक इफ प्रॉपर्ली डन, बिकॉज वो डीप क्लेंस करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, प्लम्प करता है, और सीरम्स अप्लाई होते हैं, कोई क्रीम्स वगैरह अप्लाई नहीं होती। अगर क्रीम्स का कुछ एडिशन हो रहा है तो आई वोंट रिकमेंडेड, क्योंकि आपको चेक करना है हमेशा अपने ब्यूटिशियन से या अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कि ये जो आप मुझे लगाने लगे हैं इसके अंदर कोई हार्मफुल जैसे मर्करी है या इसमें स्टीरॉइड्स हैं वो तो नहीं आपने डाले हुए, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्नी और फिर बाल चेहरे पे निकलना खवातीन के, तो वो शुरू हो जाता है। तो फेशियल्स यस, इट्स अ यस। और फिर फेशियल्स के आगे अ डीप क्लेंजिंग कैन ऑल्सो बी डन विद माइक्रोडर्माब्रेजन, जो अब नई टेक्निक्स आ गई। केमिकल पील्स हैं, ठीक है। अगर आप वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ या लेते हैं तो दैट इज गुड, और आपको अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए और
वो क्या कहते हैं, ज़्यादा जवान, ज़्यादा अरसे तक रहने के लिए ये चीज़ें करवानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर शाइका, जो लोग नहीं जा पा रहे डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, ये सैलून में, वो अपना घर में किस तरह अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं? उनकी डे रूटीन क्या होनी चाहिए, उनकी नाइट रूटीन क्या होनी चाहिए सेल्फ केयर के हवाले से? बिल्कुल, मैं इसी तरफ आने वाली थी। देखिए, जो लोग नहीं जा पा रहे, तो घर के अंदर हर वो चीज़ मौजूद होती है जिससे आप अपनी स्किन को साफ रख सकते हैं। एक अच्छा माइल्ड मॉइस्चराइजिंग सोप होना चाहिए, एक अच्छा ब्रांडेड आपका मॉइस्चराइज़र होना चाहिए। डेली मॉइस्चराइजिंग आपने स्किन को करनी है और क्लेंज करना है। उसमें वॉशिंग भी हो सकती है, मगर सोप आपका ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। अच्छा। हार्श से मतलब ये है कि आजकल बहुत सारे सोप्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके अंदर एंटीसेप्टिक्स डाले गए हैं, एंड दे आर वेरी वेरी हार्श फॉर योर स्किन। क्योंकि हमारी स्किन का जो नॉर्मल पीएच है, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा पीएच क्या होता है, तो दैट इज 5.5, जो एसिडिटी की तरफ है। तो जब हम पानी सिंपल लगाते हैं तो पानी का पीएच 7 होता है, तो वो काफी एल्कलाइन कर देता है। और फिर जब उसमें साबुन ऐड होता है और केमिकल वाला साबुन ऐड होता है, मजीद डैमेजिंग हो जाता है, स्किन को कोप अप करना मुश्किल होता है। तो खाली पानी से आप चेहरा धो लें, या बड़ा माइल्ड सोप या सोप फ्री लिक्विड्स भी अब मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, वो आप करें। 2-3 दफा क्लेंजिंग हो। सन ब्लॉक तो आप खुद लगा सकते हैं, वो लगाएं, पानी ज्यादा पिएं, ठीक है। और फिर कुछ एंटीऑक्सीडेंट फूड्स की बात हो गई, जिनमें फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, ठीक है। उनका इस्तेमाल, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। काली चाय की जगह ग्रीन टी अगर आप दिन में 1 से 2 कप लें, तो उसके अंदर एक ऐसा केमिकल मौजूद है जो ये आपकी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो पोल्यूशन आपको दे रही है, उसको फाइट बैक करने में आपकी हेल्प करता है। इसी तरह से आप कुछ ओवर द काउंटर भी आपको मिल जाते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स मार्केट में से अवेलेबल हैं, जैसे विटामिन सी आप ले सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स आप ले सकते हैं, और फिर एंजाइम Q10, और फिर अब एक नया प्रोडक्ट आया रिवर्सिटॉल के नाम से। ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर एंटी एजिंग एंड प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, तो अब जैसे हम देखते हैं कि मास्क पहनना हम लोगों ने शुरू कर दिया हुआ है कोरोना में, तो उसकी वजह से बहुत से लोग कह रहे हैं हमें पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं, या पोर्स हमारे जो है वो ओपन हो जाते हैं, तो उनका फिर क्या हल है? देखिए जी, वो जो आप बता रहे हैं, जो कोरोना की वजह से मास्क की जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, अब वर्ल्ड ओवर जो रिसर्च आई है, पूरी दुनिया ने ये पैंडेमिक फेस की है, उसको अब मैस्नी का नाम दिया गया, मास्क एक्नी। सो इट्स रिकग्नाइज्ड एंटिटी नाउ कि मास्क की वजह से जो एक्नी चेहरे पे आने लगी है। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आम लोग जो कि मरीज नहीं देख रहे, जो अस्पतालों में नहीं जा रहे, हम डॉक्टर्स की तो और बात है, वो कपड़े का मास्क इस्तेमाल करें, और कपड़े में भी कॉटन, प्योर कॉटन का मास्क अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो दैट इज़ बेटर देन दैट कोई भी मिक्स या ये जो आजकल जो डिस्पोजेबल मास्क चल रहे हैं, उनको आप डेली वॉश करें, तो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए वो बेहतर है। फिर दोबारा वही वाली बात कि आपने सुबह मास्क पहना और रात तक लगाए रखा, और बीच में आपने अपना ना चेहरा धोया और ना उसको साफ किया, तो दैट इज गोइंग टू, वो क्या होगा कि वो पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन तो हमने कहा है, वो आके स्टिक ऑन करेगी आपकी स्किन पे। ऊपर से आपने एक मास्क पहना हुआ है जो मजीद वहाँ पे ह्यूमिडिटी क्रिएट हो रही है, पोर्स आपके क्लॉग हो रहे हैं और एक्नी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें हमारा मजहब भी जैसे कहता है दिन में 5 दफा जो वुजू है, दैट इज ऑल्सो क्लेंजिंग रूटीन, जिसको हम फॉलो नहीं कर रहे होते। उसी को अगर हम फॉलो कर लें तो दैट इज क्लेंजिंग इनफ फॉर आवर स्किन टू रिमेन हेल्दी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो लोग प्रोफेशनली, जिन लोगों ने रोज आना होता है, जैसे मैं हूँ, मुझे रोज आके अपने मुंह पे जो है वो मेकअप करना होता है, तो हमारी फिर क्या, जिनको ज्यादा एक्सपोजर जो लेते हैं उनके लिए क्या फिर एहतियाती तदाबीर? बिल्कुल, देखिए आप जैसे हैं कि आपने डेली मेकअप भी करना है, और डेली देखिए लाइट्स का एक्सपोजर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा है, ये लाइट भी हमारी स्किन के लिए डैमेजिंग होती है, और पिगमेंटेशन ये भी कॉज कर सकती है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि एक तो आपका मेकअप का जो चॉइस हो, दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, कि आपका मेकअप नॉन कॉमेडोजेनिक हो, ठीक है, वाटर बेस्ड हो, ज़्यादा ऑयल बेस्ड ना हो। सन ब्लॉक आप नीचे लगा के एज अ प्राइमर उसके ऊपर आप मेकअप अप्लाई करें, ठीक है। बहुत सारे अप टिंटेड सन ब्लॉक्स भी मार्केट में आ गए हैं जो कि आप बेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके चाय के कप में चाय कप और पानी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसमें अगर आप हल्का सा नींबू डाल लेंगी तो दैट विल विटामिन सी का बूस्ट भी आपको मिलता रहेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट इज द क्लेंजिंग, कि आपने नेवर गो टू बेड विद योर मेकअप ऑन।
एग्जैक्टली मतलब अगर आपने जवान नज़र आना है, अपनी स्किन का ख्याल रखना, तो फिर पड़ेगा आपको। इस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर शाइका अली मौजूद थी, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शाइका, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं। और सेल्फ केयर के हवाले से जनाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने एहतियात करनी है, और जैसे आगे स्मॉग बढ़ती जा रही है तो आप लोगों ने ख़ास तौर पर सुबह के वक्त भी और रात को भी अपनी जो है ना डेली रूटीन में शामिल कर लेना है क्लिनजिंग, मास्क और जो है सनस्क्रीन, ताकि आप जवान नजर आए। या मुझे लेने एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए लाहौर और लाहौरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से, तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जमहूरी निज़ाम जो है वो राइज है, वहाँ शहरियों के मसाइल हल करने के लिए लोकल बॉडीज कायम की जाती हैं और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली को यकीनी बनाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की सबसे बड़ी हिमायती जमात तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आई तो 4 मई 2019 को हुकूमत ने एग्जेक्टिव नोटिफिकेशन के जरिए बल्दियाती इदारों को तहलील कर दिया, ब्यूरोक्रेसी राज कायम कर दिया और बल्दियाती नुमाइंदों ने अदालत का रुख किया। और अदालत उज़्मा ने 25 मार्च 2021 को बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल कर दिया था, लेकिन इस फैसले पर अमल दरामद अभी तक नहीं हो पा रहा। गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्दियाती इदारों की बहाली के लिए 20 अक्टूबर तक मोहलत दी गई थी, जिसके बाद हफ्ते के रोज टाउन हॉल के दरवाजे बल्दियाती नुमाइंदगान के लिए खोल दिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद साहब ने जिम्मेदारियां भी संभाल ली हैं। और इस हवाले से मजीद क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, बल्दियाती नुमाइंदे बहाल तो हो गए हैं, जो उनके इख्तियारात हैं वो कब तक उनको मिल जाएंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इमरान अकबर, है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। इमरान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। इमरान, हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती जो इदारे हैं उनकी बहाली के लिए पंजाब हुकूमत को अल्टीमेटम दिया हुआ है, तो संभाल तो लिए हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां, तो क्या इख्तियारात उनको मिल गए हैं बल्दियाती नुमाइंदगान को? मुनीबा आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। असल में मसला ये है कि सबसे पहले मैं कहूँगा बल्दियाती नुमाइंदों को घबराना नहीं है। अच्छा। क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। बिल्कुल। अब सूरत हाल ये है कि शहर में बल्दियाती नुमाइंदों का राज कब कायम होगा, ये तो अब उनको भी ऐसे लग रहा है कि 30 दिसंबर तक उनकी डेट है, और अगर वो बहाल भी हो गए हैं, जिम्मेदारियाँ भी संभालने आ गए हैं, मगर उनके पास इख्तियारात नहीं है। अच्छा। जाहिर बात है, कोई नोटिफिकेशन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से निकलेगा, कोई उनको पता लगेगा कि जो डिविजनल कमिश्नर्स हैं वो बस अब कमिश्नर का रोल अदा करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर का रोल अदा नहीं करेंगे, तो उसके बाद डीसी का नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर्स का नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद तहसीलदारों का नोटिफिकेशन निकलेगा जो यूसी की सतह पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब ये तमाम पंजाब में जब ये नोटिफिकेशन निकल जाएगा ना, जिस तरह 4 मई 2019 को निकाला गया एक एग्जेक्टिव नोटिफिकेशन, और उसके बाद तमाम जो बल्दियाती नुमाइंदे थे और बल्दियाती इदारे थे वो तहलील कर दिए गए, तो उसके बाद उसी तरह का नोटिफिकेशन दोबारा निकलेगा तो इनको इख्तियारात मिलेंगे। अब सीट मिल गई, दफ्तर मिल गया, जैसे पहले ताले लगे मिलते थे अब ताले लगे नहीं मिले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, लगी हुई मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आपको कोई अफसर रोकता है तो बस आपने उसका नाम नोट करना है, ठीक है, और आपने हमें आके बता देना है। तो उसमें ये हुआ कि किसी ने रोका नहीं है, सीधे आए हैं अपने दफ्तर में आकर उन्होंने चार्ज संभाला है, और उसके बाद कुछ भी नहीं है उनके पास, उसके बाद कुछ भी नहीं है। और आज भी अभी भी जो मेयर लाहौर हैं अपने नुमाइंदों के हमरा हाई कोर्ट में मौजूद हैं और कमरा अदालत में मौजूद हैं, उनकी हेयरिंग हो रही है, और आज उन्होंने हमारे प्रोग्राम में भी आना था, मगर क्योंकि इसी टाइम में उनकी हेयरिंग है ट्रांजिशन कमेटियों के हवाले से, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो एक लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आयशा की अदालत में चल रहा है केस, वो ट्रांजिशन कमेटियों का है कि अगर ट्रांजिशन पीरियड जो है उसको किस तरह से वापस करना है इन बल्दियाती नुमाइंदों को, और वो ट्रांजिशन पीरियड किस दौर के हवाले से, किस टाइम के तरीके से दिया जाएगा। मगर अभी तक जो है वो हेयरिंग हो रही है, और ये हेयरिंग जो है पिछले 3-4 माह से हो रही है। आज इसका फैसला भी सामने आ जाएगा अभी कुछ ही देर बाद। मगर जो 20 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आपके मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को बुलाया है, साबका चीफ सेक्रेटरी को पर्सनल हैसियत से बुलाया है, सेक्रेटरी बल्दियात को बुलाया है
कि इनको जिम्मेदारियां देकर हमारे पास आकर बताएं कि क्या आपने इनको जिम्मेदारियां दे दी हैं। कि नहीं। अब इनको कमरे तो मिल गए हैं, अलॉट हो गए हैं, मगर अभी तक ताहाल। लेकिन रुकावट कहाँ पे आ रही है इमरान? क्यों नहीं इनको इख्तियारात दिए जा रहे? क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा पंजाब हुकूमत की तरफ से? हाँ, इस पे आ जाते हैं। तो इस पे ये इस तरह हम कह सकते हैं अपने तजियाती तरीके पे कि अगर इनको इख्तियारात मिल जाएंगे तो ये रूलिंग पार्टी नहीं है, ये अपोजिशन पार्टी है। बिल्कुल। अब ये नू लीग के नुमाइंदे हैं। इन्होंने 2017, 18 और 19 के 4 मई तक जो है वो 28 महीने ये बल्दियाती निज़ाम को संभाला है। तब भी इनके पास इख्तियार जो है था ना, वो चूचू का मुरब्बा ही था। यानी कि थोड़े बहुत पैसे थे, थोड़े, यानी कि वो चीज़ें नहीं थी जो होनी चाहिए थी। इनकी अपनी भी जब गवर्नमेंट थी तो इनके पास कोई इतना ज़्यादा नहीं था कि फौरी तौर पर ये कोई काम पर, बस ये है कि फंड्स लगा सकते थे। फंड्स चूँकि हर कॉरपोरेशन, हर लोकल गवर्नमेंट, हर जो डिपार्टमेंट है इनके अपने होते हैं। जिस तरह पंजाब असम्बली का अपना बजट है, जिस तरह तमाम, इसी तरह इनका भी अपना बजट है। तो ये सारी सूरत हाल ये है कि इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक जो नुमाइंदे हैं वो दफ्तर में तो आके बैठ के, अभी 9 डिप्टी मेयर्स ने चार्ज नहीं संभाला। ठीक है। अब पता नहीं उनको दफातर मिले या नहीं मिले। अभी दूसरी जो यूनियन काउंसिल है वहाँ पे चेयरमैन नहीं जाकर बैठे, पता नहीं उनके लिए दफातर हैं भी या नहीं है। क्योंकि जब ट्रांजिशन पीरियड 4 मई 2019 में हुआ था तो 107 फील्ड ऑफिस रह गए थे, 274 यूनियन काउंसिल का कंसेप्ट खत्म हो गया था। इनके जो अपने दफातर थे इन्होंने रख लिए और जो किराए के दफातर थे वो खत्म कर दिए। 274 यूनियन काउंसिल में से सिर्फ 107 दफातर बचे थे जहाँ पे इनके सेक्रेटरीज जो हैं 3-3, 4-4 यूनियन काउंसिल्स को मिलाकर बैठे हुए हैं। अभी सूरत हाल ये है कि अगर ये दोबारा सारा कुछ करते हैं, 2013 के निज़ाम में जाते हैं, 2019 के निज़ाम से निकल कर, तो 2013 के निज़ाम में ये जो सूरत हाल है 274 यूनियन काउंसिल का कंसेप्ट वो वापस आ जाएगा। 319 डिस्ट्रिक्ट मेंबरान का कंसेप्ट वो वापस आ जाएगा। अब उसको वापस लाने के लिए आज हेयरिंग हो रही है ट्रांजिशन कमेटियों का, क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर सेक्रेटरी क्या बताते हैं अदालत के अंदर, और इनको आगे से क्या जवाब मिलता है। मगर ये तमाम चीज़ें जो है किस तरीके से चलाई जा रही हैं और किस तरीके से नहीं चलाई जा रही, मगर हमें इतना पता है कि आज 17-18 नवंबर हो गई है, अक्टूबर हो गई है, और पीछे रह गए इनके पास 2 माह 12 दिन। 30 दिसंबर को इनकी डेट खत्म हो जानी है। अब 60 दिन और 12 दिन 72 दिन बाकी हैं। अब देखते हैं कि 72 दिन में क्या चीज़ बनती है क्या नहीं बनती, ये साथ साथ चलेगा। मगर मैंने तो अभी तक 19 साल में यही देखा है, सिर्फ 2001 से लेकर 2008 या 9 तक ना बल्दियाती नुमाइंदों ने काम किए। ठीक है। बल्दियाती नुमाइंदों ने लाहौर में अच्छे खासे फंड्स लगाए, यूनियन काउंसिल, और एक आप लफ्ज इस्तेमाल कर रही थी निचली सतह, और बिलीव करें निचली सतह तक लोगों के काम हुए। 2013 का जो कानून है उसमें यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के पास कोई फंड नहीं है। तो अगर इमरान बात की जाए, अगर बल्दियाती नुमाइंदगान बहाल नहीं होते, जिस तरह बहाल भी नहीं थे 2019 से, तो फिर क्या मुश्किलात हमें पैदा हो सकती हैं? अवाम कहाँ देखिए बहाल तो ये होंगे, अब हो तो गए हैं, दफातर तो मिल गए हैं। ये तो पंजाब गवर्नमेंट को करना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, उसके ऊपर इनको ओबे करना पड़ना। ठीक है ना। अब आगे आ जाए, इनको अमल दरामद करवाने का तरीकाकार क्या होगा, किस तरीके से इनको लाहौर का चार्ज देते हैं, किस तरीके से पिंडी, किस तरीके से मुल्तान, किस तरीके बड़ी जो बल्दिया उज़्मा हैं, बड़ी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस हैं, बड़ी तहसीलें हैं, किस तरीके से आर्डर देते हैं। जब ये आर्डर देंगे ना तो उसमें ये आ जाएगा कि आर्डर देते देते 15-20 दिन फिर गुजर जाएंगे। अब ये टाइम बार हो रहा है। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात करते हैं बल्दियाती इदारों के हवाले से कि उनको बहाल तो कर दिया गया है लेकिन इख्तियारात अभी तक उनके पास नहीं पहुँचे हैं, तो आज उनकी समात भी है, तो आज के दिन पता चलेगा कि क्या होता है। जनाब, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं माह रबीउल अव्वल के हवाले से। तो क्या ही बरकतों और रहमतों वाला महीना है ये, हर तरफ महाफिल मिलाद मुनाकिद हो रही हैं। तो सरकारी सतह पर भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तकरीबात के इनाकाद का सिलसिला जारी है, और इसी तनाजुर में अलहमरा हॉल लाहौर में एक ऐसी शानदार नुमाइश जारी है जिसमें कैलीग्राफी के मुख्तलिफ खतूत में लिखे हुए इस्माए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवेजा किए गए हैं। आज सुहेल कैसर कुछ इसी बेनज़ीर नुमाइश का अहवाल बयान कर रहे हैं, तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और उस नुमाइश के हवाले से देखते हैं। जी सुहेल कैसर। हाँ जी मुनीबा, आज तो दिल की जो कैफियत है वो अलग ही महसूस हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है
एक तो ये है कि माह रबीउल अव्वल का आगाज़ हो चुका, उस महीने का आगाज़ जिस दौरान हादी बरहक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और फिर इस माह मुक़द्दस को जिस खूबसूरत अंदाज में मनाया जा रहा है, उसने तो जैसे दिल की कैफियत को ज़ेरो ज़बर करके रख दिया है। और मुख्तलिफ़ सतहों पर नातिया मुकाबले चल रहे हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करने के लिए महफ़िल मिलाद मुनक़्क़िद हो रही हैं, और हर तरफ एक सरशारी सी की कैफियत जो है वो बखूबी महसूस की जा सकती है। इसी तनाजुर में इस वक्त मैं अल-हमरा हॉल लाहौर में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक ऐसी खूबसूरत, एक ऐसी शानदार कैलीग्राफी की नुमाइश जारी है जिसमें अस्माए मोहम्मद को मुख्तलिफ़ खतूत में लिखा गया है, और कुछ ऐसे अंदाज से लिखा गया है, इतने कलरफुल अंदाज में लिखा गया है कि देखकर दिल खुश हो जाता है। तो मज़ीद गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ मुख्तलिफ़ जो अस्माए मोहम्मद मुख्तलिफ़ खतूत में लिखे गए हैं उनकी तरफ। आप मेरे साथ आइए, मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा गया है। अच्छा, इसके तकनीकी हवालों से भी मैं कुछ गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर मैं किसी ऐसे शख्स के साथ गुफ्तगू करूँ जो इस फ़न से बखूबी आगाह हो, इसको बहुत अच्छे अंदाज से समझता हो, वो हमें बताएं कि ये फ़लाँ ख़त में लिखा गया है, ये नाम फ़लाँ ख़त में लिखा गया है। और ज़ाहिर है जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका बताने का तो अंदाज़ ही अलग होता है। हम तो जाहिल अनपढ़ से लोग हैं, हमें क्या मालूम कि ये मुसव्वरी की कितनी जहतें होती हैं, ये जो कैलीग्राफ़ी है इसकी तारीख़ क्या है। बस इतना मालूम है कि इस्लामी कैलीग्राफ़ी अब एक ऐसे फ़न की सूरत इख्तियार कर चुकी है जिसका लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। उमूमी तौर पर इसको ज़्यादातर अरबी के साथ रिलेट किया जाता है, लेकिन इस अरबी के साथ साथ टर्किश लैंग्वेज, उर्दू और फ़ारसी में भी इस्लामिक कैलीग्राफ़ी का जो आर्ट है वो बामे अरूज पर पहुंचा हुआ है। और इसका एक सबूत आपको इस वक्त मैं दिखाता हूँ। अभी आप ये देखिए कि ये जो सबसे बड़ा इसमें मोहम्मद लिखा गया है, ये बिल्कुल जैसे ही आप अल-हमरा हॉल में दाखिल होते हैं तो बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने आन मौजूद होता है। और इसमें जो कलर कम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया, फैसल अगर आपको क्लोज़ करके दिखाएं, क्या शानदार इसमें रंगों का इम्तजाज है। इसका बैकग्राउंड यहाँ पर अगर ब्लैक है तो उसके साथ पिंक और फिर वाइट, और नीचे ये काम करने वाले ने, अभी आप ये देखिए कि इसके नीचे डार्क ब्लू बैकग्राउंड दिया गया है और उसके फिर ऊपर सुनहरे रंग में ये नाम जो है पेंट किया गया है, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया है वो वाइट कलर में लिखा गया है। वैसे तो ये नाम ही इतना खूबसूरत है कि इसको देखकर दिल बाग बाग हो जाता है, लेकिन जिस अंदाज में इसको बनाया गया है उसकी भी क्या बात है। और सच्ची बात है कि इसको देखकर बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब आगे चलते जाते हैं। यहाँ पर भी आपको ये नाम, इसमें सारा बैकग्राउंड जो है मुसव्विर ने, खत्तात ने ब्लैक बैकग्राउंड दिया है। उसके बाद थोड़ा सा इस नाम के नीचे जो बैकग्राउंड दिया है वो थोड़ा सा यूँ कह लें कि कदरे कम स्याह रंग है, और उसके ऊपर एक और बैकग्राउंड दिया सुनहरे कलर का, और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा गया है ब्लैक कलर में। और इसके साथ साथ जी यहाँ पर ये भी एक बहुत खूबसूरत है, और इसमें जो ख़त्तात है उसने अपनी जो मुसव्वराना फ़न है, ख़त्ताती का जो फ़न है, ख़त्ताती के फ़न में उसको जो महारत हासिल है उसका भी उसने बड़े अच्छे अंदाज में इस्तेमाल किया है, और ये भी देखने में आँखों को बहुत भला लग रहा है। इतने सारे यहाँ पर नमूने पड़े हैं कि अगर मैं गुफ्तगू करता चला जाऊँ तो जिस तरह मैंने बताया कि 250 के करीब यहाँ पर ख़त्ताती के नमूने रखे गए हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने दिन हमें दरकार होंगे ये सारी गुफ्तगू करने के लिए। और ये काम भी देखिए किस कदर खूबसूरत काम है। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने इसको इसको बनाया है, इस शाहकार को हमारे लिए, ताकि हम यहाँ पर आएँ, देखें, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है उसको महसूस करें। कि आजकल तो माह रबीउल अव्वल का आगाज़ होते ही हर तरफ
एक जो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि एक सुरूर की सी कैफियत तारी है। अच्छा जी, इसके साथ साथ आगे भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं और फिर दूसरी तरफ अगर हम चलें तो ऊपर वाली साइड पर भी बेशुमार फन पारे जो हैं वो रखे गए हैं, लेकिन ऊपर हम आपको लेकर जाएंगे कल, और कल हम इसके साथ साथ नुमाइश का मज़ीद अहवाल बयान करने के साथ साथ आपको इसके तकनीकी उमूर के हवाले से भी आगाह करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस फ़न के ख़त्ताती के फ़न के माहिर कोई एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हो, वो उस शख्सियत की मौजूदगी में हमें इस नुमाइश में रखे गए फ़नपारों के तकनीकी पहलुओं को जानने का भी मौका मिलेगा। और ये भी बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ये इसलिए कि हम देख रहे हैं कि ये बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा गया, ये मैंने आपको बता भी दिया, ये सारा कुछ हो भी गया, लेकिन इसको बनाने में मेहनत कितनी लगी, इसको बनाने में दिन कितने लग सकते हैं, ये भी एक अलग बहस है। और इसी से हमें अंदाज़ा हो पाता है कि ये किस कदर मुश्किल फ़न हो सकता है और इस फ़न के जो माहिर हैं अपने फ़न में महारत हासिल करने के लिए उनको कितना वक्त दरकार हो सकता है। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे हम कल, लेकिन उससे पहले आज इजाज़त लेने से पहले मैं आपको थोड़े से नमूने और भी दिखा दूं जो हॉल के 2 मंजिला हॉल की निचली वाली मंजिल पर डिस्प्ले किए गए हैं। यहाँ पर भी ये देख लीजिए, ये भी खत्तात ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको खत्ताती की और हर एक ने पूरी भरपूर कोशिश की है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने में किसी दूसरे से पीछे ना रह जाए, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है वो बहरहाल हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे ईमान की तकमील मुमकिन नहीं है उनसे मोहब्बत किए बगैर। और उसके साथ साथ एक बात मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि जब भी हम इस टॉपिक पर बात करते हैं तो ये याद कराना भी ज़रूरी होता है, बल्कि ये याद तो नहीं कराना चाहिए लेकिन फिर भी अच्छी बात गाहे बगाहे करते रहना चाहिए कि सबसे अहम बात ये भी है कि उनकी जो तालीमात हैं हम ख़ुद को इस काबिल बनाएं कि उन तालीमात पर अमल कर सकें। जो उनके अहकामात हैं हमारे लिए, उन अहकामात पर मनोअन अमल करें। जो उन्होंने हमें तालीमात दी हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें। कि बात तभी बनती है कि अगर हम उनके जो अहकामात हैं, उनके जो उन्होंने हमारे लिए कहा है, जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया है, अगर हम उस रास्ते पर ख़ुद को चलने के काबिल बनाएं तो यकीनन फिर ही ज़िंदगी का मकसद हासिल हो सकता है। सो जी, आज के लिए इतना ही, बाकी गुफ्तगू होगी आपके साथ कल। जी ठीक है जी। सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद थे और क्या ही शानदार नुमाइश जनाब अलहमरा हॉल में सजाई गई है। और जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है तो महफिलें सजाई जाती हैं और इसी तनासुब में जो है ये नुमाइश भी सजाई गई थी, जहाँ पर मुख्तलिफ फ़न पारे और ख़ूबसूरत क्या शानदार फ़न पारे हैं वहाँ पर रखे गए हैं। और इस हवाले से मज़ीद भी वो हमें बताएंगे, जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कल इस हवाले से वो हमें ज़्यादा अपडेट करेंगे कि किस तरह वो फ़न पारे जो है वो बनाए गए हैं, कितनी उनमें जो है वक्त वो दरकार हुआ है। तो जनाब, आप लोगों ने भी आज तैयारी करनी होगी क्योंकि कल 12 रबीउल अव्वल है और पूरे कह लें कि पाकिस्तान में या हर जगह ये एक महफिलों का समा बंधेगा और दुरूद व सलाम जो है वो मुअत्तर होगा हमारी फ़ज़ा में, और क्या खूबसूरत नज़ारा होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग वो आज जो है पूरी तैयारी करिएगा, हम भी घर जाके तैयारी करें।